दोस्तों, मंगोलों को कौन नहीं जानता। शायद ही आज कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में मौजूद होगा कि जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता हो लेकिन मंगोलों के बारे में नहीं जानता होगा। मंगोल कौम वो जालिम कौम थी जो 12वीं सदी के आखिर में अपने एक सरदार जिसका नाम चंगेज खान था, जिसकी सुपे सालारी में पूरी दुनिया जीतने के ख्वाब लेकर निकली थी। और शायद मंगोलों का ये ख्वाब पूरा भी हुआ। मंगोलों ने 100 साल से भी कम वक्त में उस दौर की दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम कर दी थी। इतना ही नहीं, मंगोलों की वो कायम की हुई सल्तनत इतनी बड़ी थी कि आज तक कितने साल गुजरने के बाद भी वो मंगोल सल्तनत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सल्तनत मानी जाती है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर मौजूद इस मैप को देखिए। ये मंगोल एम्पायर का मैप है। इसमें हम साफ तौर पर यह देख सकते हैं कि वो चंगेज खान जो शुरू में तो सिर्फ उस चाइना को ही फतेह करने का ख्वाब देखा करता था, जो चाइना उससे हर चीज में कई गुना बड़ा था, लेकिन जब वो अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर चाइना को जीतने में कामयाब हो गया तो उसके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए कि वो चाइना से सीधा यूरोप की तरफ निकल पड़ा और रास्ते में आने वाले हर शहर को फतेह करता चला गया, हर शहर में तबाही मचाता चला गया। और फिर कुछ वक्त के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया कि जब चंगेज खान और उसकी औलादों की मेहनत की वजह से उसकी ये सल्तनत चाइना से लेकर यूरोप तक फैल गई। यानी आसान लफ्जों में कहें तो आधी दुनिया पर इनका राज हो गया था। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया था इनकी जंगली और जालिम किस्म की फौज की वजह से। इसकी फौज इतनी जालिम थी कि वो जिस इलाके को भी जीत लिया करती थी उस इलाके में भरपूर तबाही मचा दिया करती थी। शहर को आग लगा दी जाती थी, शहर में रहने वाले किसी भी इंसान को नहीं बख्शा जाता था। यहां तक कि बच्चे, बूढ़े, औरतों पर भी ये लोग रहम नहीं किया करते थे। बल्कि हैरानी की बात तो ये थी कि यह जीते गए इलाकों के जानवरों तक को नहीं बख्शते थे और उस इलाके के सारे खेतों और सारी हरियालियों में आग लगा दिया करते थे। यानी ये लोग किसी भी शहर को इस मकसद से नहीं जीता करते थे कि शहर को जीतने के बाद वो लोग इस शहर में एक अच्छी सल्तनत कायम करेंगे, बल्कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही हुआ करता था, और वो ये था कि उस शहर के सारे माल को लूट लेना और उस शहर में रहने वाले हर इंसान को कत्ल कर देना। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग जंग जीतने के बाद सिर्फ अपने मजे यानी मनोरंजन के लिए मारे गए लोगों की खोपड़ियों के मीनार बनाया करते थे। चाइना और उस जैसी उस दौर की मजबूत रियासतों के साथ साथ उस दौर की सबसे डेवलप सिटी यानी बगदाद में इन लोगों ने ऐसी तबाही मचाई थी कि जिस तबाही का अंदाजा आज भी लोग उस शहर में जाकर लगा सकते हैं। एक बार मंगोल जिस बड़े शहर पर हमला कर दिया करते थे वो उनकी तबाही की वजह से 200-300 साल पीछे चला जाया करता था। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि उस दौर में खौफ और डर का दूसरा नाम ही मंगोल था। मंगोलों का नाम सुनते ही लोग डर से कांपने लगते थे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर वो मंगोल कौम की जिसने आधे से ज्यादा दुनिया को जीता और आधे से ज्यादा दुनिया में तबाही मचाई, वो आखिर कभी हिंदुस्तान पर कब्जा क्यों नहीं कर पाए? हालांकि हिंदुस्तान तो उनके बिल्कुल करीब में था। अब आप लोगों में बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह ख्याल भी आता होगा कि हो सकता है कि मंगोलों ने कभी हमारे भारत देश पर हमला ही ना किया हो, वरना वो मंगोल की जिन्होंने चीन से लेकर एशिया तक का पूरा इलाका फतेह कर लिया था, उनके लिए भारत देश को जीतना क्या मुश्किल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो कुछ और ही है। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतवर और बड़ी से बड़ी अमीर सल्तनतों को अपने कदमों पर झुकाने वाले ये मंगोल भला उस देश को कैसे छोड़ सकते थे कि जो उस दौर में इतना ज्यादा अमीर था कि उसकी अमीरी की वजह से उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये देश था हमारा प्यारा देश यानी भारत देश। दोस्तों, हिंदुस्तान की भरपूर हरियाली और मजेदार मसाले और इसकी अमीरी के बारे में तो मंगोल कौम ने बहुत पहले ही सुन रखा था। और शायद यही वजह थी कि जब मंगोल थोड़े से ही ताकतवर हो पाए थे तभी से उन्होंने लगातार हिंदुस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन शायद ये हम हिंदुस्तानियों की खुशकिस्मती ही थी कि पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका देने वाले ये मंगोल कभी हमारे भारत देश पर कब्जा ही नहीं कर पाए। बल्कि जब जब इन लोगों ने हिंदुस्तान पर हमला किया तब तब इन्होंने बहुत खतरनाक हार का सामना देखा और हमारा भारत देश हमेशा इन जानवर और जालिम किस्म के लोगों से महफूज रहा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर मंगोल कभी हमारे भारत देश को जीत क्यों नहीं पाए? आखिर वो कौन इंसान था कि जो पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाली मंगोल फौज और हमारे देश भारत के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा हो गया था? और मंगोल लाख कोशिशों के बावजूद भी कभी इस इंसान को अपने रास्ते से नहीं हटा पाए थे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठने वाले सुल्तान की, जिन्हें आज दुनिया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानती है। दोस्तों, वैसे तो मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के दौर से पहले ही हमारे हिंदुस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया था और उनके ही हमले अलाउद्दीन खिलजी के दौर के बाद भी जारी रहे थे। लेकिन मंगोलों के इन सारे हमलों में से जो मेन हमले थे यानी खतरनाक हमले कि जिन हमलों को मंगोलों ने पूरी ताकत के साथ और बड़ी फौज के साथ किया था,
वो सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के दौर में ही किए गए थे। और शायद यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया मंगोलों से भारत को बचाने का क्रेडिट अलाउद्दीन खिलजी को देती है। जिस दौर में ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठे, ये वो दौर था कि जब मंगोल पूरी दुनिया में सुपर पावर बनकर उभरे थे। उस दौर में मंगोल इतने खतरनाक और ताकतवर बन चुके थे कि वो अपनी फौजों के घोड़ों का मुंह जिस तरफ मोड़ दिया करते थे, वो सल्तनत खुद ब खुद उनकी सल्तनत में शामिल हो जाया करती थी। बड़ी से बड़ी होशियार फौजों में भी ये हिम्मत बाकी नहीं रह गई थी कि वो मंगोलों का खुल्लम खुल्ला मुकाबला कर सके। अलाउद्दीन खिलजी को अभी सुल्तान बने हुए सही से 1 साल भी नहीं हो पाया था कि मंगोल जैसी दुनिया की खतरनाक फौज ने उनकी सल्तनत के बॉर्डर पर भी दस्तक दे दी। और ये वक्त था सन 1297 के लास्ट का और 1298 के शुरू का। मंगोलों से निपटने के लिए सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में रहने वाले हर आम और खास इंसान को अपने मजबूत किलों में महफूज किया और उसके बाद मंगोलों की एक बड़ी फौज के मुकाबले में ओलू खान और जफर खान की सिपा सालारी में अपनी एक फौज भेजी। 6 फरवरी 1298 ये वो दिन था कि जब मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी की फौज में बड़ी जबरदस्त जंग हुई थी और आखिरकार इस जंग में खिलजी फौजी को जीत नसीब हुई थी और मंगोल जैसी ताकतवर और घमंडी फौज खिलजियों के सामने पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर हो गई थी। दोस्तों, इस जंग में 20,000 से ज्यादा मंगोल फौजी मारे गए थे और हजारों की तादाद में ही मंगोलों को कैद करके दिल्ली लाया गया था। और मंगोलों पर अलाउद्दीन खिलजी की इस जीत की वजह से हिंदुस्तान के लोगों का अलाउद्दीन खिलजी पर और ज्यादा भरोसा बढ़ गया था। दोस्तों, इस जंग को हिस्ट्री में बैटल ऑफ जालंधर के नाम से भी जाना जाता है और ये हिस्ट्री में मंगोलों का इंडिया पर सबसे बड़ा अटैक भी माना जाता है। यानी ना तो इससे पहले कभी मंगोलों ने इतना बड़ा हमला किया था और ना ही कभी बाद में वो इतना बड़ा हमला कर सके थे। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया जीतने वाली मंगोल फौज भी आखिर अपनी हार कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उन्होंने जंग हारने के बाद फौरन दोबारा तैयारी शुरू कर दी और 1 साल से पहले ही यानी कुछ महीने के अंदर ही 1298 के लास्ट में ही वो अपनी एक बड़ी फौज लेकर फिर से खिलजियों पर अटैक करने के लिए हिंदुस्तान दौड़े चले आए। इस बार भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सबसे होशियार और पसंदीदा सिपा सालार यानी जफर खान को एक फौज लेकर मंगोलों के मुकाबले के लिए भेजा और जफर खान ने इस बार भी अलाउद्दीन खिलजी के भरोसे को कायम रखा। जफर खान ने इस जंग में न सिर्फ मंगोलों को भागने पर मजबूर किया बल्कि मंगोल फौज के हजारों फौजी मारे गए, हजारों पिछली बार की तरह भी कैद भी किए गए। लेकिन शायद घमंडी और ताकतवर मंगोल फौज ने भी ये सोच रखा था कि वो हिंदुस्तान को जीते बगैर चैन से नहीं बैठेगी और शायद यही वजह थी कि वो दूसरी जंग हारने के बाद भी सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर यानी 1 साल से भी पहले तीसरा अटैक करने के लिए हिंदुस्तान में घुसते चले आए। लेकिन इस बार अलाउद्दीन खिलजी के हालात शायद इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की फौज उसकी सल्तनत में अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी और शायद यही वजह थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कमांडर यानी सिपा सालार जफर खान को यह हुक्म जारी किया था कि जब तक मेरा हुक्म तुम्हें ना मिले जब तक तुम मंगोलों पर अटैक ना करना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी समझ चुके थे कि इस वक्त मंगोलों से लड़ने की बजाय उन्हें सिर्फ रोके रखना ही बेहतर होगा। लेकिन जफर खान ने अलाउद्दीन खिलजी की बात को नजरअंदाज करते हुए मंगोल फौज पर हमला कर दिया। जफर खान का यह हमला इतना जबरदस्त था कि कुछ घंटों के अंदर ही 5,000 से भी ज्यादा मंगोल फौजी मारे गए और सैकड़ों फौजी कैद भी कर लिए गए। लेकिन फौज कम होने की वजह से खिलजी फौज मंगोलों का पुराना वाला हाल नहीं कर पाई और शायद यही वजह थी कि खिलजी ये जंग जीतने में तो जैसे तैसे कामयाब हो गए थे, लेकिन इस जंग में उन्होंने अपने एक कीमती खजाने को गवा दिया था। यानी इस जंग में जफर खान शहीद हो गए थे। भारत में बार बार हारने के बावजूद भी मंगोल चैन से नहीं बैठे। 3 बार लगातार खिलजी से हारने के बावजूद भी 1303 में उन्होंने चौथी बार अटैक किया और कहा जाता है कि इस बार तो मंगोल फौज ने बड़ी चालाकी से काम लिया और भारत के अंदरूनी रास्तों से होते हुए दिल्ली तक जा पहुंचे। लेकिन दिल्ली तक पहुंच जाने के बावजूद भी मंगोल कामयाब न हो सके और आखिरकार मंगोलों को एक बार फिर अलाउद्दीन खिलजी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा था। उसके बाद 1305 में खिलजी सल्तनत पर मंगोलों की तरफ से 5वां अटैक किया गया। खिलजी ने इस बार भी बड़ी जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। एक बार फिर खिलजी और मंगोलों के बीच अमरोहा में एक बड़ी जबरदस्त जंग लड़ी गई और इस जंग में भी हमेशा की तरह मंगोलों को हार का सामना ही करना पड़ा। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दौर में मंगोलों ने हिंदुस्तान पर कब्जा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो हर बार ही नाकाम हुए थे। यानी हमारे भारत देश को मंगोलों से हमेशा महफूज रखने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को ही जाता है। मगर अफसोस कि आज के दौर में कुछ फर्जी कहानी और मूवीज के जरिए से इस बहादुर और होशियार और अजीम उस शान सुल्तान को एक अय्याश और कातिल बादशाह के तौर पर दिखाने की कोशिश की जाती है और बदकिस्मती से कुछ लोग इन लोगों के बहकावे में आ भी जाते हैं
ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग मूवीज की वजह से हिस्ट्री की पुरानी से पुरानी बुक्स पढ़ने की कोशिश करें। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और इसी तरह के वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।